लास्ट क्लास में हमने बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया और हमने एक इंट्रोडक्शन लिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। बहुत इजी वे में हमने समझा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और उसे हम क्यों करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं इस चैप्टर को और स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड टॉपिक विच इज रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो कॉन्सेप्ट है इसका क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्यों जरूरी है इसे परफॉर्म करना, क्यों आपने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि आप इसको एक एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ रोल होगा। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये इसी बात को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है साइज एज वेल एज कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेकेंड पॉइंट है क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स। थर्ड पॉइंट है अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। फोर्थ पॉइंट है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट, इक्विटी एक्सेट्रा। और फिफ्थ पॉइंट है ऑल द आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले वाले पॉइंट से विच इज साइज एज वेल एज कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं ना तो वहां पर हम कुछ काम करते हैं, जैसे कि हमें ये देखना होता है कि हम फिक्स्ड एसेट में कितना पैसा लगा रहे हैं, हम करंट एसेट्स में कितना पैसा लगाते हैं, हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कितना फंड रेज करते हैं यानी कि लंबे समय के लिए कितना पैसा उधार ले रहे हैं, और हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज से कितना पैसा उधार लेते हैं, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स। हमने यहाँ पर 100 करोड़ फिक्स्ड एसेट्स में लगाने के लिए सोचा। एक लंबा डिसीजन है, ऐसा तो है नहीं कि आप 1 या 2 महीने के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आपका ये डिसीजन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, आपने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वो डिसीजन लिया, बट वो डिसीजन आपके फिक्स्ड एसेट्स के ब्लॉक को भी उतने ही साइज से इंक्रीज कर देगा ना। यानी कि एट द एंड आपके बैलेंस शीट के अंदर जब आप फिक्स्ड एसेट्स शो कर रहे होगे तो उसका अमाउंट भी कितने से बढ़ गया होगा, 100 करोड़ से। तो ये तो हुई साइज की बात, प्लस कॉम्पोजिशन भी तो है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, इक्विपमेंट्स, तो ये अलग अलग चीजें होती है ना। तो आपने किस तरीके के फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया तो उसका कॉम्पोजिशन भी चेंज हुआ प्लस साइज भी चेंज हुआ, बट आपने डिसीजन कहां लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। सेकेंड पॉइंट, क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स। क्वांटम मींस क्वांटिटी, कि आपके पास करंट एसेट्स कितने होंगे। सो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एज वेल एज इट्स ब्रेकअप। अब ब्रेकअप वर्ड यहां पर किस चीज के लिए यूज हुआ है कि आपके पास बहुत सारे करंट एसेट्स होंगे। भाई आपके पास कैश भी होता है, बैंक भी होता है, इन्वेंट्री भी होती है, डेटर्स भी होते हैं, बिल रिसीवेबल्स भी होते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे करंट एसेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी मदद करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि उन करंट एसेट्स के अंदर कैश कितना मैनेज करना है, इन्वेंट्रीज कितनी होगी, रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज करोगे। रिसीवेबल समझते हैं आप, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल मिलाकर मिलते हैं रिसीवेबल्स। ठीक है, तो अगर सपोज करो आपने फिक्स्ड एसेट्स में जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, तो इसकी सीधी सी बात है कि आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ेंगी। अगर आप एक मशीन ले रहे हो, बिल्डिंग ले रहे हो, फर्नीचर ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी इंक्रीज करेंगी, एंड वर्किंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। ठीक, इसी तरीके से आप क्या क्रेडिट पॉलिसी इस्तेमाल करते हो, आप ज्यादा से ज्यादा सामान उधार पर बेचते हो, ये आपकी पॉलिसी है। तो ज्यादा से ज्यादा सामान उधार बेचने से क्या होगा, आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे, एंड डेटर्स आर दी पार्ट ऑफ रिसीवेबल्स। ठीक, आप इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हो, हमारे पास ना कुछ मेथड होते हैं इन्वेंट्री के लिए, तो आप किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो, ये सभी चीजें आपके टोटल करंट एसेट्स को अफेक्ट करेंगे और उसके कॉम्पोजिशन को भी। ठीक है, और ये सारा काम कहां किया जा रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तीसरा, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको ये भी डिसीजन लेना होता है कि मुझे 1 साल तक के लिए कितना पैसा उधार चाहिए और 1 साल से ज्यादा के लिए कितना पैसा उधार चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कितना पैसा लेना है और मुझे शॉर्ट टर्म सोर्सेज से कितना पैसा लेना है। तो ऐसे में अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके हाथ में पैसा ज्यादा रहे, मोर लिक्विड का मतलब क्या है कि जब हम कैश के टर्म्स में ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं, लिक्विडिटी चाहते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा लेंगे, यानी कि लंबे समय के लिए। कहीं ना कहीं आपको एक चॉइस लेनी होती है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में। देखो, करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, बट वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी का फर्क पड़ता है लॉन्ग टर्म वाली सोर्सेज से, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म फंड्स। तो कहीं ना कहीं अगर आप ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म फंड्स लोगे तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसने भी हमारे किसको अफेक्ट किया, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपने डिसीजन लिया। पॉइंट,
द ब्रेकअप, फिर ब्रेकअप आ गया, द ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। अब आपने यहाँ पे ये तो सोच लिया कि आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पैसा लेना चाहते हो, बट लॉन्ग टर्म में भी तो दो तरीके हैं आपके पास पैसे लेने के। भाई लॉन्ग टर्म या तो हमारा खुद का पैसा, हम अपनी कंपनी का हिस्सा देकर पैसा लेते हैं यानी कि शेयर्स देते हैं, या हम बाहर से पैसा बोरो करते हैं, बोरोड फंड पे जाते हैं। यानी कि अब आपको चॉइस करनी है बिटवीन द डेट एंड इक्विटी, कि आप शेयर्स को देना चाहते हो या आप डेट की तरफ जाना चाहते हो, उधारी की तरफ जाना चाहते हो। तो अब यहाँ पर आपको इस चीज का भी डिसीजन लेना होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही आप ये डिसीजन लेते हो। उसके बाद ये जितना भी आप काम कर रहे हो ना, ये सारी चीजें आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हर एक आइटम को अफेक्ट करती है। जैसे आपने अगर डेट्स ज्यादा लिए, आप उधारी ज्यादा लेते हो, तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट किसके अंदर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। अगर आपने इक्विटी ज्यादा से ज्यादा इश्यू करी, यानी कि शेयर्स इश्यू करते हो, तो भाई शेयर्स के ऊपर भी तो डिविडेंड पे करना होता है, डिविडेंड भी आपके प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट करेगा। अगर आप फिक्स्ड एसेट ज्यादा से ज्यादा लेते हो, तो भाई उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो डेप्रिसिएशन भी तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है। तो आप जितने भी डिसीजन ले रहे हो वो तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हर एक आइटम को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैसे, जैसे हमारा जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है ना, और उसकी हेल्प से हमारे जो बॉडी फंक्शंस चल रहे हैं, कहते हैं ना ऑक्सीजन से तो सर्वाइव करते हैं हम, और ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कौन कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है ना। लाइकवाइज ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ एक हिस्सा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन ये हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का किसी भी एक बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ पूछा ही जाता है हर बार, बट ये कि हाँ पूछ सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से आपके पास मिल गया है इस चैप्टर से, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, बट अगर आपसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिखना है। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्टिव्स पूछता है तो 4 है, बट अगर पूछता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है किसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो फर्स्ट पॉइंट है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले जरा 4 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ, सेकेंड इज ensuring the availability of funds at reasonable cost, third one is ensuring the effective utilization of funds, and the fourth one is ensures the safety of fund। अब बहुत सीधी सी बात, आपकी कंपनी या चलो मेरी कंपनी, मैं एक कंपनी चला रही हूं, ठीक है, मैं एक कंपनी हूं और आप मेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, आप एक इन्वेस्टर हो। आपके माइंड में क्या आएगा कि यार इस कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले कि आपने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए इस्तेमाल करने के लिए बिजनेस के अंदर, तो मैं जब आपको पैसा वापस करूं तो मैं आपको 90 लाख रुपए वापस कर देती हूँ। 1 करोड़ दिया है, आपने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए, मैं आपको 90 लाख रुपए वापस कर रही हूँ। अगली बार पैसा लगाओगे क्या बिजनेस के अंदर मेरे? बात तो बिल्कुल सही कि पहली बात तो जब मैं आपके हाथ में 1 करोड़ के बदले में 90 लाख रुपए दूंगी ना, तो वहीं पे आपका मूड ऑफ हो जाएगा बिल्कुल कि यार ये क्या ही हो गया हमारे साथ, ये जान पहचान में पैसा लगाना ही नहीं था, है ना। इसका मतलब अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉलो कर रही हूँ, एक कॉमर्स की लाइन में होकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉलो करूंगी, अभी तो आप तो चलो सीख रहे हो, मैंने तो सीखा हुआ है, तो मेरा काम क्या होगा कि यार जो भी बंदा मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, मुझे उसका पैसा बढ़ाकर देना है। अगर आज मेरे कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है ना, तो मुझे कल को उसे 200, 300, 1000 तक पहुंचाना है। यानी कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरा यही है, वरना कोई भी बंदा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव हम यही मान के चलते हैं, मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ, यानी कि जिन लोगों ने मेरे यहां पर पैसा लगाया है, मुझे उनके शेयर की क्या इंक्रीज करनी है? मार्केट वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या इंक्रीज करना है? मार्केट प्राइस। किस चीज की मार्केट प्राइस? ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो देखो यही है। दूसरा, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं? ये इतना सोच विचार का काम क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब हम कोई बिजनेस चलाएं, तो भाई जब भी मुझे पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास हो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। याद है मैंने लास्ट क्लास में बोला था, आप बिजनेस खोलने जा रहे हो, आपका बेटा बिजनेस खोलने जा रहा है, आप कह रहे हो, और मम्मी के पास गए, पापा के पास गए, बैंक के पास गए, तो आपको अवेलेबिलिटी चाहिए फंड की। ऐसे नहीं कि आप दर दर ठोकरे खाते रहो पैसों मांगने के लिए, नहीं भाई।
आप ऐसे इस तरीके से अपने चीजों को मैनेज करोगे, अपने फाइनेंस को, कि जब भी आपको पैसे की जरूरत है आपके पास अवेलेबिलिटी है फंड्स की, बट एट रीजनेबल कॉस्ट। ऐसे नहीं कि महंगे में आप फंड रेज करो, तो वो भी बेवकूफी है। फिर कहीं बात की फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, सो सेकंड ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है ensuring the availability of funds at reasonable cost. So it is necessary that sufficient funds available to the firm at reasonable cost, यानी कि सही मात्रा में पैसा हमारे पास अवेलेबल हो एक रीजनेबल यानी कि कम से कम कॉस्ट पे। थर्ड वन इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मेरे पास पैसा आ गया, खूब पैसा आ गया, मैं तो उड़ा दिया, क्या फायदा हुआ? फिर से तुमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब कर दिया। पैसा आया, उड़ा दिया, यानी कि आपने उसका सही पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। कल को वापस नहीं करना क्या वो पैसा? उस पैसे पे इंटरेस्ट नहीं भरना क्या जब तक वो पैसा वापस नहीं करोगे? करना है ना, तो आपको करना है उस पैसे का सही इस्तेमाल। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव आपके पास यही निकल कर आता है दैट इट मस्ट इंश्योर दैट फंड्स आर इन्वेस्टेड इन द मोस्ट प्रोडक्टिव एवेन्यूज। मैंने कहा मेरे पास 2 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं, मैंने 3 लाख रुपए आए हुए मेरे पास कहीं से, मैंने फंड रेज किया 3 लाख रुपए का। अब मेरे सामने 2 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है, एक में मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे में 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, सेम रिस्क के साथ। कहां लगाओगे पैसा? ऑब्वियसली 12%, यानी कि आप लगाएंगे मोस्ट प्रोडक्टिव एवेन्यूज के अंदर, मोस्ट प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के अंदर, विच इंक्रीजेस द बेनिफिट्स, जो आपके बेनिफिट को इंक्रीज करेंगे, देन द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड। यानी कि अब सपोज करो आपने बोला कि 12% पे इन्वेस्ट करोगे, वो फंड आपने कितने पे रेज किया था? मैंने वो फंड 8% पे रेज किया था, तो वैसे अब मैं चाहे 10% पे इन्वेस्ट करूं चाहे 12 पे करूं, मुझे फायदा ही है। तो हमें ये बेनिफिट देखना होता है। ठीक है, फोर्थ वन इज सेफ्टी ऑफ फंड। आंख बंद करके पैसा नहीं लगाना कि चलो ज्यादा परसेंटेज मिल रही है तो कहीं भी लगा दिया। मैंने तभी बोला कि रिस्क सेम है दोनों तरफ। ठीक है, तो आपको सेफ्टी भी करनी है, क्योंकि यार कल को वो पैसा वापस भी करना है। सो इट मस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फंड्स बाय क्रिएटिंग द रेवेन्यूज। आप उस पैसे से रेवेन्यू जनरेट करो, री इन्वेस्ट करो अपने प्रॉफिट को, यानी कि पैसे से पैसा कमाओ यार। यही तो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, की पैसे से पैसे को कमाना है। तो इसी तरीके से आप ढंग से कर पाओगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि आपके क्या है, ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं कि जब भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो तो आप इन 4 बातों को ध्यान रखते हो। सबसे पहली बात, जो आपको पैसा दे रहा है, आपको उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, उसके मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स को इंक्रीज करना है। दूसरा, आप अपने लिए सोचोगे कि यार जब भी मुझे पैसों की जरूरत हो, मेरे पास पैसा हो, एक रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल हो। तीसरा, आप कहोगे कि मुझे उस फंड का सही इस्तेमाल करना है, जहां मुझे ज्यादा फायदा होगा वहीं लगाना है, कॉस्ट से ज्यादा बेनिफिट्स होने चाहिए, और हमें उसकी सेफ्टी को मेंटेन करना है। ठीक, इतना सब कुछ पढ़ लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अब इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास शुरू होते हैं कुछ फाइनेंशियल डिसीजन। इसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप 3 डिसीजन लोगे, और इन्हीं 3 डिसीजन के अराउंड रिवॉल्व करेगा ये पूरा चैप्टर, जिसमें हमारा पहला डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा डिसीजन है फाइनेंसिंग, और तीसरा है डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या करोगे? आप पैसा लगाओगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स में, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में। फाइनेंसिंग डिसीजन में आपको डिसाइड करना होगा कि आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेस से कितना पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म सोर्सेस से कितना पैसा चाहिए। डिविडेंड डिसीजन में आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट में से, और कितना अपने पास रिटेन करना है। तो ये पूरा टॉपिक हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना होगा, और हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके साथ? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ। हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ। ये हमारा सबसे पहला फाइनेंशियल डिसीजन है, यानी कि आप अपने बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने जा रहे हो, आप देख रहे हो कि किस तरीके से पैसे को मैनेज किया जाएगा। उसके लिए सबसे पहला डिसीजन जो आपने लेना है वो किस चीज का लेना है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब आप मुझे बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट आप कहां कहां करते होगे। जब मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, देखो आपके पास 2 चीजें हैं, लाइबिलिटीज और एसेट्स। आप इन्वेस्टमेंट कहां करोगे, लाइबिलिटीज में या एसेट्स में? सिंपल सी बात, एसेट्स में। और एसेट्स कितने तरीके के होते हैं हमारे पास? एसेट्स 2 तरीके के होते हैं, करंट और नॉन करंट, यानी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो बिल्कुल इसी चीज के बारे में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। इट रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स, यानी कि हमारे बिजनेस के पास जो पैसा आया होगा उस पैसे को हम किस तरीके से डिफरेंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, बेसिकली उसी का डिसीजन कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये 2 तरीके के हैं, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि
इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनकर आएगा। इसमें ना कैपिटल बजटिंग के अंदर दो पार्ट हैं, अभी फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ज्यादातर वो क्वेश्चन 4 और 6 नंबर में पूछा गया अब तक। टॉपिक इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे उसकी रैंकिंग कुछ भी हो। वो तो डिपेंड करता है ना टॉपिक का लेवल कैसा है भाई। वो 1 नंबर के लायक भी हो सकता है, 3 नंबर के लायक भी हो सकता है, 4 और 6 नंबर के लायक भी हो सकता है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप 2 तरीके के लेते हैं। मैंने अभी कहा कि एसेट्स 2 तरीके के होते हैं, करंट और नॉन करंट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो लंबे समय के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस डिसीजन का नाम होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बट अगर वही पैसा आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हो यानी कि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो उस डिसीजन का नाम होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन कितने तरीके के होते हैं? 2, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल। कैपिटल बजटिंग मींस लॉन्ग टर्म और वर्किंग कैपिटल मींस शॉर्ट टर्म। ठीक, अब यहां पर कैपिटल बजटिंग कौन कौन से होते होंगे, मतलब ऐसे कौन से डिसीजन होते होंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए होते होंगे? जैसे एक नई मशीन का खरीदना, पुरानी मशीन को हटा देना, उसके अलावा एक नई ब्रांच खोल देना, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर देना, उसका मॉडर्नाइजेशन करना, उसकी डाइवर्सिफिकेशन करना, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी पर्पस के लिए पैसा लगाते हो यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको और मल्टीप्लाई करने के लिए, नई मशीनों को, नए एसेट्स को खरीदने के लिए, तो वो आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर आप पैसा लंबे समय के लिए लगा रहे हो, और एक बात बताओ, क्या कम पैसा लगा रहे होगे? पैसा भी तो ज्यादा ही लग रहा होगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा। यहां पर लॉन्ग रन के लिए यानी कि लंबे समय तक आपकी अर्निंग कैपेसिटी इससे इफेक्ट होगी। ये कारण है इस चीज का, आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी का। प्लस ये अफेक्ट करता है आपके बिजनेस के एसेट्स के साइज को, क्योंकि यहाँ पे आप एसेट्स में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को, यहाँ पे आपने कह तो दिया अर्निंग कैपेसिटी के बारे में, तो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को, उसकी कंपिटिटिवनेस मतलब मार्केट में कितना स्टैंड कर सकती है आपकी कंपनी, ये उन सभी चीजों को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसा है और लंबे समय तक के लिए। अगर आपने सपोज करो एक काम शुरू किया जिसमें आप 1 करोड़ की मशीन लेकर आए, देखो तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपए आपके ब्लॉक हो गए ना। अब कल को बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। आप उस मशीन को, चलो आपको बिजनेस नहीं चला, 6 महीने आपने कोशिश करी, 6 महीने बाद अगर आप उस मशीन को बेचने के लिए जाओगे तो क्या 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? कम ही पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो डिसीजन होता है बहुत क्रूशियल होता है, बहुत सोच समझ के लिया जाता है। अब यहां पर ना आप इस वाले पॉइंट को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि कई बार ना आपको पहचानना पड़ता है कि कौन सा डिसीजन है। तो ये वाला पॉइंट लिख देते हैं वो, कि बताओ वो कौन सा डिसीजन है विच अफेक्ट द साइज ऑफ एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द बिजनेस। तो आप इससे पहचान लेंगे, हाँ इससे आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग। ठीक, अब आते हैं वर्किंग कैपिटल पे। हमने ये पढ़ लिया कि वर्किंग कैपिटल डिसीजन एक ऐसा डिसीजन होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। देखो जो वर्किंग कैपिटल है ना, वर्किंग का मतलब क्या होता है? काम हो रहा है, आईएनजी लगाइए, इंग्लिश है हमारी, यानी कि जो काम प्रेजेंटली हो रहा है। कैपिटल मतलब पैसा, यानी कि ऐसा पैसा जो आपके बिजनेस को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए आपको चाहिए होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? आपके डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए। वो पैसा खर्च नहीं करोगे तो बिजनेस चलेगा नहीं। भाई तुम टी स्टॉल चला रहे हो अपना, तुम एक चाय वाले हो, चाय वाले, हाँ तुम चाय वाले हो, और तुम चाय पत्ती, चीनी, दूध रोज नहीं लेकर आओगे तो कैसे अपना बिजनेस चलाओगे? तुम्हारे पास ये जो छोटू रखा हुआ है तुमने, तो तुम अगर अपने छोटू को सैलरी नहीं दोगे, उसके डेली का किराया भाड़ा नहीं दोगे, है ना, तो फिर वो काम नहीं करेगा ना। तो आपको ये चीजें चाहिए होती है। ठीक, तो यहां पर देखो ये किस चीज से जुड़ा होता है? इट इज कंसर्न विद द डिसीजंस अबाउट द लेवल ऑफ कैश, आपके गले में कितना पैसा है, उसके अलावा आपकी इन्वेंट्री, स्टॉक कितना मैनेज करके रखा हुआ आपने, रिसीवेबल्स। अब तुम चाय की दुकान खोलोगे तो तुम्हारे भाई लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे दोस्त ने चाय की दुकान खोली है, तो भाई वो आएंगे ना चाय पीने के लिए, और ऐसे नालायक होंगे कि आएंगे पैसे दे के नहीं जाएंगे। तो ऐसे में क्या करोगे? उधारी चढ़ेगी ना, उधारी मींस वो आपके डेटर्स बनेंगे, तो आपको डेटर्स को भी मैनेज करना है। ठीक है, तो यहां पर आप इन्हीं सब चीजों का क्या करोगे? ध्यान रखोगे। तो ये आपके डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करेगा। अगर आपके पास पैसों की कमी होगी डेली के बिजनेस को चलाने के लिए, तो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगी।
अब इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करना कि अगर इस वाले डिसीजन को पहचानना है तो इसके लिए लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी लिखा होता है। देखो मेन वर्ड यहां ध्यान रखो, लिक्विडिटी, और यहाँ पे कंपिटिटिवनेस, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी देखो दोनों में सेम है, कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे मेन काम आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको मेन 3 ही काम करना है, यही 3 इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी अच्छी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, कि आप किस तरीके से अपने कैश को मैनेज करते हो, किस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हो, और किस तरीके से आप अपने रिसीवेबल मतलब वही अपने डेटर्स और बिल्स को मैनेज करते हो। ठीक है, समझ आ गए दोनों डिसीजंस। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है कि वो डिसीजन जहां पर आप ये सोचते हो कि अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। 2 तरीके के डिसीजन लेने हैं, एक लंबे समय के लिए, एक कम समय के लिए। लंबे समय वाले को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, कम समय वाले को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। लंबे समय वाला डिसीजन हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी, उसके एसेट्स के साइज, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसके कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट करता है। वहीं पर वर्किंग कैपिटल डिसीजन हमारे डे टू डे बिजनेस को अफेक्ट करता है, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, अभी हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर ये पढ़ा कि 2 तरीके के डिसीजन होते हैं, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल। स्टार्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन से। पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे, फिर हम वर्किंग कैपिटल के ऊपर आएंगे। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना पड़ता है जब भी हम कोई कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं जो हमारे ओवरऑल कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। जिससे पहला है कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, सेकंड है रेट ऑफ रिटर्न, और फिर उसके बाद थर्ड है हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अगर मैं कैश फ्लोज की बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो? कैश फ्लो, अब ये फ्लो आउटफ्लो भी है और इनफ्लो भी है। तो कैश फ्लोज का मतलब है कि बेसिकली हमें ये देखना है कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाती हूँ तो मुझे वहां से कितना रिटर्न आएगा, कितने कैश के इनफ्लोज आएंगे। देखो किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना इज कैश आउटफ्लो। एक बार आपको सबसे पहले पैसा लगाना ही है, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि वो प्रोजेक्ट आपको कितने इनफ्लोज जनरेट करके देगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 साल का समय लिया, ठीक है। एक होता है हमारा जीरो पीरियड। जीरो पीरियड मतलब जिस टाइम पे मैंने एक किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, तो मेरे पास 2 प्रोजेक्ट थे, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। सबसे पहले मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर 10-10 लाख रुपए लगा दिए। तो जब मैंने 10-10 लाख रुपए दोनों प्रोजेक्ट में लगाए तो मेरे पास से 10 लाख रुपए चले गए। तो ये कैश का क्या है, आउटफ्लो है। 10 लाख रुपीस का आपका आउटफ्लो हो गया जब आपने उस बिजनेस प्रपोजल के अंदर पैसा लगाया। पहला प्रोजेक्ट मुझे पहले साल में 2 लाख का इनफ्लो देता है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हमें 2-2 लाख रुपए का ही इनफ्लो मिला, फोर्थ ईयर में 3 लाख का मिला, फिफ्थ ईयर में 4 लाख का मिल गया इनफ्लोस। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल लिया है, ठीक है। आप देखेंगे 5 साल में कितना पैसा आ गया है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पैसा लगाया 10 लाख और 5 साल में 13 लाख रुपए हमारे पास आ गए। 13 लाख का कैश का इनफ्लो आया। वहीं पे अगर मैं प्रोजेक्ट बी की बात करूं तो प्रोजेक्ट बी ने हमसे ये कहा कि अगले 5 साल तक आपके पास 2 लाख रुपए आते रहेंगे। 10 लाख ही आए। तो कौन सा प्रोजेक्ट आपको ज्यादा सही लग रहा है? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट ए। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कैश का इनफ्लो जनरेट कर रहा है। तो ये पहला क्राइटेरिया हुआ, ये पहला फैक्टर हुआ जिसको आप सोचोगे व्हाइल इन्वेस्टिंग एनी अमाउंट इनटू अ प्रोजेक्ट, कि आप अगर एक लंबे समय के लिए कहीं पे पैसा लगाने के लिए जा रहे हो तो आप पहले सोचोगे कि वो रिटर्न कितना हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड इज रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो वो कितना रिटर्न आपको दे रहा है। देखो यहां तो मैंने कैश के फॉर्म में आपको वो बात बताई, यहां हम उसी चीज को परसेंटेज के फॉर्म में अगर मैं कहूं दैट इट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच प्रपोजल एंड द असेसमेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। तो यहां पे मैं कहती हूं मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ए और बी। एक 10% का रिटर्न देता है, दूसरा 12% का देता है, रिस्क दोनों में सेम है। कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे आप इस वाले प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। क्यों? क्योंकि यहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है जबकि रिस्क तो सेम ही है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। देखो इस पॉइंट को ना आप ज्यादा तब समझ पाओगे जब तुम थोड़े से और बड़े होगे, हायर स्टडी करोगे, बीकॉम एमकॉम अगर आप करते हो। तो मैंने आपको बताया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, तो वहां पर ना पूरा एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग डिसीजन के ऊपर, जहां पर टेक्निक्स पढ़ाई जाती है कि किस तरीके से कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया जाता है, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको ये बताती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि हमें ना कुछ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज यूज करने होते हैं जिसमें हम बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कितना पैसा हमने लगाया,
कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, कितना कैश फ्लोज आ रहा है, कितना रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब हमने कहीं से पैसा लिया होगा तो हम कितना रिटर्न भरते हैं और आगे जहां लगाएंगे वहां से कितना रिटर्न आएगा। पे बैक पीरियड्स क्या है, पे बैक पीरियड मतलब कितने टाइम में हमें हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। ऐसे न जाने कितने सारी टेक्निक्स हैं, तो वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद ही हम इस डिसीजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। पहला, कितना कैश फ्लो जनरेट होगा, आउटफ्लो कितना हुआ, इनफ्लो कितना हो रहा है, यानी कि आपका कैश फ्लो कितना है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट। तो ये दोनों चीजें आप कंसिडर करके तो आप डिसीजन ले सकते हो। आप रेट ऑफ रिटर्न भी चेक करोगे कि कितना पैसा आपके पास आ रहा है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। उसके अलावा आप बहुत सारी कैलकुलेशन करके देखोगे, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखोगे कि आपका क्या है, उस बेसिस पे आप ये डिसीजन लोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, आपने कैपिटल बजटिंग का मीनिंग समझा, मिक्स मत करना टॉपिक्स को बिल्कुल भी। कैपिटल बजटिंग का मीनिंग, उसके थोड़े से फीचर्स समझे, फिर हमने उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग समझे, अब ये इंपॉर्टेंस है। पर हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल बजटिंग डिसीजन कि हमारे बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन। अब इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट्स। सेकेंड, लॉन्ग अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। थर्ड, रिस्क इन्वॉल्व। और फोर्थ, इररिवर्सिबल डिसीजन। ठीक, अब जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लो कि यार जब तुम थोड़े से बड़े हो गए, तुम्हारे घर वाले 2 जिम्मेदारियां निभाते हैं अपने बच्चे को लेकर। एक जिम्मेदारी होती है बच्चे की पढ़ाई और दूसरी जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर बच्चे की शादी। ठीक है, जब बच्चे की शादी करते हैं ना तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, और वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने ये नहीं करी कि मेरा बच्चा 1-2 साल एंजॉय करेगा फिर खत्म हो जाएगा, नहीं, मतलब कि शादी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस और आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी फैमिली भी बढ़ेगी आगे और उसके कुछ इफेक्ट्स भी होंगे आपकी जिंदगी के ऊपर। ठीक है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो जिसके अंदर उनका खूब सारा पैसा लगेगा, चाहे तुम लड़के वाले हो चाहे तुम लड़की वाले हो, खर्चा दोनों का होता है। ठीक है, तीसरा देखो, रिस्क है, वो पैसा तो लगा रहे हैं तुम्हारी शादी में, चलेगी नहीं चलेगी अब कुछ कह नहीं सकते। ठीक, इररिवर्सिबल डिसीजन है, मतलब एक बार देखो, अगर अच्छे वाले लोग हो ना तुम, तो एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दिया तो फिर हम नहीं सुनते किसी की। या प्यार भी एक बार होता है, शादी भी एक बार होती है वाला। अगर तुम शाहरुख खान के फैन हो तो तुम अगर इस वाले पॉइंट पे चल रहे हो तो देखो इररिवर्सिबल डिसीजन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खत्म नहीं की जा सकती, खत्म भी होती है, लेकिन क्या नुकसान के बिना खत्म होती है? क्या उसका कोई आपके ऊपर दर्द नहीं आता? आपके दिल में आता है ना, कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको लंबे समय तक झेलने पड़ते हैं। आज की उम्र में एक छोटे से बच्चे को का ब्रेकअप भी हो जाता है ना, तो उसके दिल पे भी बहुत असर हो जाता है, लोग हाथ वाथ काट लेते हैं। तो ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट करने वाली चीजें होती है। तो बस अपनी शादी से ही ध्यान रख लेना कैपिटल बजटिंग डिसीजन को, कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन इसलिए जरूरी है, क्यों, जिस तरीके से शादी का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, क्योंकि पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट, कि आपके बिजनेस पे लंबे समय तक इफेक्ट करेगा ये बिजनेस। क्यों? क्योंकि यहां पर आप एक बार पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर में उसकी क्या मिले, रिटर्न मिले, है ना। आज अब अगर आप बिजनेस में 1 लाख रुपए भी लगा रहे हो ना, तो 1 लाख रुपए लगाने के बाद आपके माइंड में तुरंत ही आता होगा कि एक तो फटाफट मेरे 1 लाख रुपए मेरे पास वापस आ जाए, प्लस रिटर्न के साथ आए, बिना रिटर्न के नहीं। दूसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है। आपका एक अच्छा खासा पैसा आप अपने यहाँ पर ब्लॉक करते हो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर। मैंने जस्ट अभी आपको एग्जांपल दिया था, आपने एक बिजनेस खोला, 1 करोड़ की मशीन खरीदी, अब रिस्क है भाई, देखो आपने 1 करोड़ रुपए तो ब्लॉक कर दिए ना, बिजनेस चले ना चले वो बात की बात है, बट एक बार तो आपका 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुका है अगर आपने खुद की मशीन खरीदी है तो। उसके बाद रिस्क है देखो, और ये रिस्क आपके ओवरऑल बिजनेस को अफेक्ट करेगा, आपके पूरे बिजनेस फर्म को अफेक्ट करेगा। आपका ये बिजनेस हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज को अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए अगर आपने कहीं लगाया है तो कहीं ना कहीं आपको बाकी चीजों को भी मैनेज करना पड़ेगा। जो मशीन 1 करोड़ रुपए की आई है उसके ऊपर भी तो कितना खर्चा होगा ना, तो आपको फिर अपने डे टू डे वर्किंग भी आपको मेंटेन करनी है। तो जब भी आप एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हो ना, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है तुरंत। उसके बाद इररिवर्सिबल है, देखो एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आप इसे बिना हैवी लॉसेस के वापस नहीं ले सकते। मैं कह रही हूं ठीक है, नहीं चला ना आपका बिजनेस,
आपने उसको बेच दिया, आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया, बिजनेस बेच दिया, बट तब भी आपको लॉस होंगे ना। तो अगर किसी भी प्रोजेक्ट को आप खत्म कर देते हो या बाद में चाहते हो कि नहीं यार इस पे काम नहीं हो पा रहा है, हम इसको वापस ले लेते हैं, तो इसके एडवर्स फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज आपको भरने पड़ सकते हैं और एक लंबे समय तक ये आपको दुख दर्द देने वाला होता है। ठीक है, तो इसीलिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करता है, बहुत सारा पैसा लगा है, रिस्क है, और इसको एक बार लेने के बाद वापस लेने का मतलब है कि तैयार रहो कि नुकसान हो गई। ठीक है, आज ना मैंने आपको कैपिटल बजटिंग पूरा पढ़ा दिया है, सिर्फ इसका एक टॉपिक इससे जो रिलेट करता है वो हम पढ़ाएंगे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल बजटिंग में। ठीक है, तो उसे हम पढ़ेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में।